क्या न्यूज़ चैनल फेक न्यूज़ चला रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री भी फेक न्यूज़ का सहारा ले रहे हैं? क्या कांग्रेस मैनिफेस्टो से जुड़ी फर्जी खबरों के आधार पर न्यूज़ चैनल और प्रधानमंत्री कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के अमेरिका की विरासत टैक्स संबंधी बयान के आधार पर न्यूज़ चैनलों पर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस जनता की 55% संपत्ति जब्त कर लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो लोगों की आधी संपत्ति सरकार ले लेगी। प्रधानमंत्री के बाद बीजेपी से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ ही कई न्यूज़ चैनलों की डिबेट में इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद संपत्ति का सब में समान बंटवारा करने की बात कही है। दावा करने वालों में CNN, जी न्यूज़, न्यूज़ 18 जैसे प्रमुख न्यूज़ चैनल शामिल हैं। न्यूज़ 18 की एंकर रूबिका लियाकत ने अपने एक बुलेटिन में कहा कि सैम पित्रोदा का विचार अगर लागू हो जाता है तो आपके बैंक खाते में अगर 10 लाख रुपए हैं तो आपके बच्चों को सिर्फ 4.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपकी संपत्ति 10 लाख बीघा ज़मीन है तो सरकार उसमें से 5.5 बीघा ज़मीन ले लेगी। अगर आपके पास 10 तोला सोना है तो 5.5 तोला सोना सरकार के पास जाएगा और बाकी आपके परिवार को मिलेगा। अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 550 स्क्वायर फीट सरकार के पास चली जाएगी। सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने न्यूज़ बुलेटिन को शेयर करते हुए यही दावे किए हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने ANI को दिए इंटरव्यू में अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र किया था। पित्रोदा ने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस भारत में इस टैक्स को लागू करने पर विचार कर रही है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस के 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कहीं नहीं लिखी है कि सरकार बनने पर लोगों की आधी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का शब्द का इस्तेमाल नहीं है। नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने किसी भाषण में संपत्ति के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है। ये सच है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में और राहुल गांधी ने कई भाषणों में आर्थिक सर्वे कराने की बात कही है। पार्टी का मानना है कि इससे वंचित तबकों की स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा कि किसी की संपत्ति लेकर किसी और को बांट दी जाएगी। पित्रोदा ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर अमेरिका जैसी टैक्स व्यवस्था लागू होगी। ANI को दिए इस इंटरव्यू में पित्रोदा ने सिर्फ अमेरिका में लगने वाले विरासत कर को लेकर अपनी सहमति जताई थी। इंटरव्यू में वो ये भी साफ करते हैं कि कांग्रेस का प्लान भारत में किसी की संपत्ति लेकर किसी को देने का नहीं है। न्यूज़ चैनलों पर भी ये गलत दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने 55% संपत्ति जब्त करने की बात कही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं भी संपत्ति जब्त होने की बात कही नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ऐसा कोई बयान नहीं मिला जिसमें वो कहते हों कि सरकार बनने पर उन लोगों की 55% संपत्ति जब्त कर ली जाएगी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। न्यूज़ चैनलों पर बार बार राहुल का वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लान वाक्य का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में लगने वाले जिस विरासत टैक्स का जिक्र किया जा रहा है वह टैक्स सभी पर लागू नहीं होता, जैसा कि न्यूज़ चैनलों पर दावा किया जा रहा है। अमेरिका में यह टैक्स साल 2024 के नियमों के मुताबिक सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जिनकी मृत्यु के बाद सारी संपत्ति और नकदी मिलाकर 1.36 करोड़ डॉलर यानी 113 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होगी। यानी अमेरिका में भी ये विरासत का कर सभी से नहीं लिया जाता, जैसा बीजेपी नेताओं और न्यूज़ चैनलों की तरफ से दावा किया जा रहा है। इसलिए न्यूज़ चैनलों राजनीतिक मंचों पर किया जा रहा यह दावा सच नहीं है कि राहुल गांधी या कांग्रेस ने संपत्ति के पुनर्वितरण की बात कही है। यह भी सच नहीं है कि अगर अमेरिका का विरासत कर भारत में लागू होता है तो लोगों की आधी संपत्ति जब्त हो जाएगी। इतनी फर्जी खबरें चलती रहीं लेकिन किसी ने फैक्ट चेक नहीं किया। किसी न्यूज़ चैनल को नहीं लगा कि पता कर लिया जाए कि असलियत क्या है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि खबरें पढ़ने सुनने का नज़रिया बदल लीजिए। फर्जी खबरों को असली के ज़रिए पेश किया जा रहा है। खबरों और भाषणों में क्या कहा जा रहा है इसका खुद भी कभी फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी संपत्ति खतरे में तो नहीं आएगी, लेकिन मौजूदा सरकार में बेरोजगारी की मार जरूर पड़ रही है। देश में 15 साल
और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर अप्रैल 2024 में बढ़कर 8.1% तक पहुंच गई है। मार्च में ये 7.4% रही थी। बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा मार ग्रामीण इलाकों पर पड़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे में दावा किया गया है कि पिछले महीने 47 लोगों का रोजगार छिन गया। इनमें सर्वाधिक करीब 90% हिस्सेदारी गाँवों में रहने वाले लोगों की रही। गाँवों में रोजगार छिनने की वजह से ग्रामीण श्रम बल का आकार 42.3 लाख घटकर अप्रैल में 28.88 करोड़ रह गया। पिछले 5 महीने में ये पहली बार है जब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कम होकर 29 करोड़ के स्तर के नीचे आ गया। सर्वे में कहा गया है कि देश में बेरोजगारी की दर पिछले 12 महीनों में 7.3% से 9.4% के बीच रही है। इस तरह इस अवधि में बेरोजगारी दर औसतन 8.15% रही। अप्रैल में 8.1% की बेरोजगारी दर हाल के महीनों के स्तर से ज़्यादा है। ये हाल बेरोजगारी का है। बेरोजगारी के साथ ही महंगाई पे चरम पर है। जो चीज़ पहले जितने रुपए की 1 किलो आती थी अब 1 पाव आती है। बेरोजगारी और महंगाई के बीच चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? क्या सत्ताधारी दल महंगाई या बेरोजगारी की बात कर रहा है? सत्ताधारी दल और उनके प्रधानमंत्री 80% हिंदुओं को 20% मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं। कभी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांट देंगे। कभी SC ST और OBC को डराते हैं कि कांग्रेस आपका आरक्षण मुसलमानों को दे देगी। प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब कांग्रेस से भाजपा में गए प्रमोद कृष्ण ने नया शगुफा प्रधानमंत्री को थमा दिया है। प्रमोद कृष्ण ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का फैसला पलट देगी, धारा 370 फिर से लागू कर देगी, 3 तलाक फिर से लागू कर देगी। अब प्रधानमंत्री इन्हीं बातों को अपने भाषणों में दोहराने लगे हैं। आगे के चरणों में उनके भाषणों में यही बातें रहने वाली हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। प्रधानमंत्री पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मुसलमानों को सलाह दे रहे हैं कि अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं गल्फ के देशों में जाता हूं, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। मिलता होगा PM को सम्मान और देश को, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों भारतीय मुसलमानों को गल्फ देशों से जोड़कर देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जिन लोगों के बीच जाते होंगे वे कारोबारी लोग हैं, सत्ता से जुड़े लोग होते होंगे, उन्हें अपनी मस्ती से फुर्सत नहीं। भारतीय मुसलमानों की तो तब सोचेंगे। भारतीय मुसलमान गल्फ देशों से मदद की उम्मीद नहीं रखता। प्रधानमंत्री कहते हैं अरे जाओ ना 50 लोग बैठकर भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? प्रधानमंत्री जी, आप क्या देश की खबरों से अनजान रहते हैं? क्या प्रधानमंत्री को यह नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री खुद क्या कह रहे हैं? भाजपा के मुख्यमंत्री क्या कर और कह रहे हैं? भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री कैसी बातें करते हैं मुसलमानों के लिए? कितनी हेट स्पीच दी जाती है? प्रधानमंत्री जी, आप इतने भोले तो नहीं हैं। क्रोध न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में बैठकर कुछ भी कह देना बहुत आसान है। कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उसे कर्नाटक सरकार ने भगाया है। प्रधानमंत्री जब किसी और की ओर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां उनकी तरफ उठी होती हैं। मान लिया प्रज्वल को कर्नाटक सरकार ने भगाया। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नीतीश संदेशरा को किसने भगाया और उन्हें अब तक वापस क्यों नहीं लाया गया? गुजरात और केंद्र में तो भाजपा की सरकार थी तब, फिर ये लोग कैसे देश का पैसा लेकर विदेश भाग गए? ये सब डबल इंजन की सरकार में हुआ था। मेहुल चोकसी को तो प्रधानमंत्री मेहुल भाई कहकर संबोधित करते थे। प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के लिए जब वोट मांग रहे थे तब प्रज्वल का कारनामा बाहर आ चुका था। इसके बाद भी मोदी ने उसके लिए वोट मांगे। तब क्या प्रधानमंत्री की आत्मा सोई हुई थी? अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि जिन महिलाओं की पहचान सामने आई है उनके लिए अपने ही कस्बे गाँवों में रहना मुश्किल हो गया है। उन्हें परिवार के साथ घर छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार हासन से JDS के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन उत्पीड़न की शिकार कई महिलाओं की वीडियो क्लिप फैलने के बाद
उन्होंने पिछले 10 दिनों में अपने घर छोड़ दिए हैं। ये महिलाएं हासन ज़िले की रहने वाली हैं। क्या ये महिलाएं अब आज़ादी के साथ समाज में रह सकेंगी? प्रधानमंत्री बहुत नारी सम्मान की बात करते हैं। क्या यही है प्रधानमंत्री का नारी सम्मान? क्या मणिपुर में भी नारी का सम्मान हुआ था? बहुत बहुत शुक्रिया।